सकते हो रिकॉर्डिंग देख के, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। मैम समझ नहीं आया आप क्या बोल। मैम बोल रही हैं कि नहीं क्लास होने के बाद घर पर कुछ नहीं कहा बेटा। हाइड्राइड्स जो है ना, हाइड्राइड्स तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोसीड कर जाती हूँ, आज थोड़ा मुझे प्लान है मैं खत्म कर। आयनिक और सॉल्ट लाइक और सलाइड हाइड्राइड है, मोलिकुलर और कोवलेंट हाइड्राइड है, और मेटलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है। ये जो है ना, ये दोनों जो है ना, सेकंड और नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल, एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे एक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे एक क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाई मोलिकुलर हाइड्राइड्स आर नोन एज कोवलेंट हाइड्राइड्स, एक क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई मेटलिक हाइड्राइड्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई मेटलिक हाइड्राइड्स आर नोन एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको क्या बताया था, जब एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है, आयनिक हाइड्राइड। बताया था आपको, याद करो। यस मैम। हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड बनाता है। यहाँ पे जब पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाता है, मोलिकुलर हाइड्राइड। मैं आपको डिक्टेट नहीं करूंगी, ऐसे ही करा दूंगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। मेटलिक हाइड्राइड, जब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोजन के साथ तो मेटालिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। ऑल क्लियर। ठीक है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। जब S ब्लॉक बनाता है तो आयनिक और सॉल्ट लाइक और सलाइड हाइड्राइड, जब P ब्लॉक बनाता है तो मोलिकुलर और कोवलेंट हाइड्राइड, जब D और F ब्लॉक बनाता है तो उसे कहते हैं मेटलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसका मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बोला जाता है इंटरस्टिशियल नॉन, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे आयनिक के बारे में। आपको मैंने बताया था कि इनकी प्रॉपर्टी जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं बिल्कुल आयनिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का माइनस, इसके एग्जांपल होते हैं, लिख देते हैं बस। NaH, CH2, KH, MgH2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आयनिक हाइड्राइड हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। ये आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ये सॉल्ट लाइक होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। और अगर ऐसे हाइड्राइड को अगर मैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रोलिसिस में करूं तो हाइड्रोजन जो होता है वो एनोड में कलेक्ट होता है। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, बिकॉज ये आपको बता दें NaH और प्लस और माइनस जाएगा, Na प्लस और H माइनस जाएगा, ठीक है। Na प्लस और H माइनस जाएगा NaH हुए तो हाइड्रोजन नेगेटिव है तो ये एनोड पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो in ionic hydrides hydrogen is collected at the anode, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो एनोड में कलेक्ट होते हैं। यहाँ तक ये डन हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं मोलिकुलर, शायद ये भी पढ़ा दिया था आपको मैंने। हाँ मैम, ये डन हो गया था, आपने पढ़ाना था मेटालिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। थोड़ा सा बस कर लेना। मोलिकुलर हाइड्राइड किसे कहते हैं, अगर पी ब्लॉक बनाता है। अच्छा, कोवलेंट इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज़ दीस आर कोवलेंट कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल ले, ठीक है, ओके। अच्छा, और ये सारे कोवलेंट होते हैं तो इसलिए कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं। इनका भी 3 कैटेगरी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और सबसे अच्छी बात है ना, किसी भी चीज को इसको मैं पढ़ लो तो ठीक लगता है, बहुत इलाबोरेट करके लिख के नोट्स बोरिंग होता है थोड़ा सा, नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है और इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं, जिनके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इसके अंदर आ जाएगा BH3 आएगा,
AlH3 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से आ जाएगा आपका BeH2 आ जाएगा, so on, ठीक है। BH3 AlH3 इनके सारे में सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, ये सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब है जस्ट एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, प्रिसाइज फॉर्म में होते हैं, तो इनको प्रिसाइज कहते हैं। इनके एग्जांपल हो जाएगा मीथेन और ये GeH4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल प्रिसाइज। अगर आप इसे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन के चारों तरफ जस्ट एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन है विद नो लोन पेयर भी नहीं है, परफेक्ट है पूरा, ये ना डेफिशिएंसी है ना रिच है, कुछ भी नहीं है, प्रिसाइज्ड है। अच्छा, यहाँ पे जब रिच में हम लेते हैं तो हम बहुत सारे इसमें ले सकते हैं, NH3 है, H2O है और HF है। इसका क्या कंसेप्ट है, रिच इसलिए है क्योंकि इन सब के पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, ये आपको मैंने करवाया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं जहां पे सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स मोस्टली होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं। बोरोन भी ग्रुप 13 है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 है और एक दो एलिमेंट है जो ग्रुप 2 से भी जाते हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम में जाते हैं। जब ग्रुप 14 बनाता है तो हम कहते हैं प्रिसाइज। ग्रुप 14 में क्या क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हाइड्राइड बनाते हैं, प्रिसाइज होता है। जब इलेक्ट्रॉन रीच किसे कहते हैं, जब ग्रुप आपके 15, 16 और 17 बनाते हैं, ग्रुप 15, 16 और 17 जब बनाते हैं हाइड्राइड, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, सेंट्रल एटम में लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आपको बताऊं तो डेफिशिएंट को हम लुईस एसिड कहते हैं और रिच को हम लुईस बेस कहते हैं। आपको बताया था मैंने कल, डेफिशिएंट को लुईस एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच को हम लुईस बेस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके पास डेफिशिएंसी है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अच्छा, और एक बात क्या है, ये बॉन्ड जो होते हैं थोड़ा पोलर होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये पोलर बॉन्ड, पोलर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो होते हैं और पोलर होते हैं, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। पता है आपको इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड ये बनाते हैं। ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, ऑल क्लियर, आगे बढ़िए। यस मैम। अब हम चलते हैं मेटलिक में, चलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अंदर से क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आते हैं, तो इसीलिए हर एक चीज को अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो सबसे बेस्ट बुक है, अगर आप पढ़ लोगे तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं एनसीईआरटी। ये छोटे मोटे चैप्टर्स के लिए तो बेहतरीन बुक है, मतलब हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, आप पूरे एनसीईआरटी पढ़ दो ना, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। बाकी इन चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। अच्छा, मेटलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कब होता है, जब मैंने आपको क्या बताया ना, डी और एफ ब्लॉक बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, देखो ये तो ग्रुप 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, और यहाँ पे पूरा 11 है और 12 है, ये 12 ग्रुप यहाँ पे पूरा 3 से लेके 12 तक यहाँ पे ग्रुप है डी में, ठीक है। तो 3, 4, 5 ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा हाइड्राइड बनाते हैं। 3, 4, 5 जो है वो बहुत अच्छा हाइड्राइड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ PiHX, VHX, यहाँ पे स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है। स्कैंडियम है 3rd में, 4th में टाइटेनियम है, 5th में वेनेडियम है। अगर आप डी ब्लॉक पढ़ोगे ना तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो अगर ये तो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम ये बहुत अच्छा हाइड्राइड बनाते हैं। अच्छा, 6th ग्रुप में खाली क्रोमियम बनाता है, यहाँ पे क्रोमियम आएगा 6 में, वो खाली क्रोमियम बना, बाकी नहीं बनाते हैं।
और बाकी ये जो होते हैं 7, 8 एंड 9 जो होते हैं वो कोई हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं कहते हैं, एंड दीज आर नोन एज हाइड्राइड गैप कहा जाता है। वहां पे हाइड्राइड का एक बहुत बड़ा गैप दिखता है, मतलब 7, 8 एंड 9 पीरियड एलिमेंट जो है, 9th ग्रुप एलिमेंट, 7, 8 एंड 9th ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एंड दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ 7, 8 and 9 groups do not form hydrides known as hydride gap. ठीक है, 7, 8 और 9 ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उसको हम हाइड्राइड गैप कहते हैं, गैप बन जाता है वहां पे, हाइड्राइड नहीं फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्यों होते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, तभी मैंने यहाँ पे एक्स डाला है। यहाँ पे जो एक्स है ये 1.5 से 1.8 तक वेरी कर सकता है, और यहाँ पे 0.5 से 0.6 तक वेरी कर सकता है। आप देख सकते हो, आप लिखते हो H2O लिखते हो, ये भी मेरे हाइड्राइड पास है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ H2O जो है किसी किसी का होता है तो ठीक है, H2O जो है ये भी हाइड्राइड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स स्टोकियोमेट्री पे है, 2 है, होल नंबर में है बिल्कुल, उसे हम कहते हैं फिक्स स्टोकियोमेट्री। आप कहीं पे वो एटम मॉलिक्यूल देखोगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम रहेगा, फिक्स्ड स्टोकियोमेट्री है, बट यहाँ पे फिक्स स्टोकियोमेट्री नहीं होती है, जिसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब यहाँ पे एक्स जो है ये कोई होल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये वेरी कर सकता है, 1.5 के बीच से स्टार्ट होकर 1.8 तक वेरी कर सकता है एक्स का वैल्यू। यहाँ पे नीचे एक्स का वैल्यू 0.5 से 0.6 तक वेरी कर सकता है, तो ये कोई होल नंबर या फिक्स रेशियो नहीं है, ये वेरिएबल है, तो इसे हम कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्री जहाँ पे फिक्स नहीं होती है दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री फिक्स्ड है, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री फिक्स्ड नहीं है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है इसको। थर्ड पॉइंट है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताती हूँ नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्यों है और इंटरस्टिशियल क्यों कहा जाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है ये जो एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, 12th क्लास में भी उनका डी और एफ ब्लॉक ही चल रहा है, अभी उनको भी आज ही पढ़ाया था मैंने, बट उनका थोड़ा दूसरा लेवल का है पढ़ाई अभी। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइक स्कैंडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, आयरन हो गया, आपका टाइटेनियम हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं, बहुत हार्ड मेटल्स होते हैं, ये दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स, बहुत हार्ड मेटल होते हैं ये डी ब्लॉक। ये तो सॉफ्ट मेटल होते हैं, आपको पता है सोडियम को मैं एक नाइफ से भी काट सकती हूँ, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सोडियम, ये सब जो है अल्कली मेटल्स। बट डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड मेटल्स विद हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बट ये हार्ड मेटल्स तो होते हैं, बट इनके अंदर ना वॉइड होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है छोटे छोटे गैप होता है, वॉइड होल टाइप का होता है इनके अंदर, इस मेटल के अंदर। उस होल में जाके क्या करते हैं, जाके हाइड्रोजन जाके चिपक जाता है या ऑक्युपाई कर लेता है हाइड्रोजन, उस वॉइड के अंदर रह जाता है हाइड्रोजन, तभी कहा जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल यहाँ पे ऐसा होता है क्या, ऑक्सीजन के अंदर कोई वॉइड है और हाइड्रोजन जाके वहां पे उसके अंदर चिपक गया है, ऐसा होता है क्या यहाँ पे प्रॉपर नो रिएक्शन मैम। चल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन चलता है। यहाँ पे क्या होता है, उस मेटल के अंदर वॉइड होते हैं, और उस वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, और उस एम्प्टी स्पेस के अंदर जाके हाइड्रोजन अपना पोजीशन बना लेता है। तो एक मेटल है, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड। वॉइड का कोई फिक्स नहीं है कि वॉइड यहाँ पे होना चाहिए, वॉइड कहीं पे भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया रह गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आके रह गया, तो ऐसे केस में फिक्स स्टोकियोमेट्री कैसे हो सकती है। दैट्स व्हाई हम उसे नॉन स्टोकियोमेट्री कहते हैं। जहां पे वॉइड मिला हाइड्रोजन वहां पे ऑक्युपाई करता है। खाली हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन, आपका नाइट्रोजन, बोरोन, ये सब आके चिपक जाते हैं अंदर, रह जाते हैं, अपना स्पेस बना लेते हैं।
तो आप बिकॉज हाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो मैं खाली हाइड्रोजन के बारे में बता रही हूँ, बाकी कार्बन नाइट्रोजन भी रह जाते हैं, आगे अपना स्पेस बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन वहां पे ऑक्युपाई करता है, एंड डेफिनेटली अगर वो ऑक्युपाई करेगा तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है कि इस वॉइड में इतना हाइड्रोजन रहना चाहिए, कि यहाँ पे ये वॉइड है तो इतना हाइड्रोजन रहना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स डॉक्यूमेंट्री नहीं है। जहां पे भी गैप मिला हाइड्रोजन आके वहां पे ऑक्युपाई कर लिया, उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। दैट मींस द हाइड्रोजन इट ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर है? तो आप अभी कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा और एक बात है, जो मेटलिक हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोजन स्टोरेज भी कहते हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोजन, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्रोजन स्टोरेज। क्यों कहते हैं पता है? ये जो वॉइड होता है ना, ये बहुत लार्ज अमाउंट का हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है कि बहुत लार्ज वॉल्यूम का हाइड्रोजन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इट इज अ वेरी गुड हाइड्रोजन स्टोरेज। हम इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम हाइड्रोजन स्टोरेज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऑल क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. आगे तो सब कुछ बता दिया गया। उसके बाद हम चलते हैं, हाइड्राइड भी हो गया है हमारा, अब हम सीधे चलते हैं वाटर में, चलते हैं वाटर। मैम, हाँ बोलो। मेटल्स में हाइड्रोजन की स्टोरेज एक बार समझा दो। नहीं मैं, अरे हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक मेटल बोलो ना, एलिमेंट का मतलब क्या है? डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स हाइड्रोजन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो उसे कहते हैं हाइड्राइड। तो ये कंपाउंड मैम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं। एफ ब्लॉक भी है, यहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं वो, बट वो भी ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं बनाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है वो। आपको खाली डी ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में खाली डी ब्लॉक के बारे में। बट एफ ब्लॉक भी बहुत हार्ड मेटल होते हैं और उनके अंदर भी वॉइड होता है, तो वो भी चाहे तो हाइड्राइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन स्टोरेज हो सकते हैं वो भी। बट आपके यहाँ पे सिलेबस में डी ब्लॉक है, तो इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि एफ ब्लॉक नहीं बनाता है, एफ ब्लॉक बनाता है बट आपके सिलेबस में नहीं है। मैम और मैम कैटलिस्ट और हाइड्रोजन का रिलेशनशिप एक बार बता दो। कैटलिस्ट मतलब? हाँ बोलो बोलो जेनी, कैटलिस्ट कैसे, कैटलिस्ट कैसे कहा तुमने, क्या है मतलब क्वेश्चन क्या है? मैं आपको भेज दूंगा। हाँ मुझे पूछ देना, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जहाँ पे डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप में डाल, तो मैं समझ जाऊंगी ना। अभी समझ में नहीं आ रहा, तुम लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यस मैम। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इससे पूछ रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक मेटल्स के पास वॉइड होते हैं, एम्प्टी स्पेस, वहां पे जाके हाइड्रोजन ऑक्युपाई करता है जगह को। जब ऑक्युपाई करता है तो वो हाइड्राइड बन जाता है। तो वो जो हाइड्राइड बनता है उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि वॉइड इरेगुलर मैनर पे बने हुए होते हैं। वॉइड बनने का कोई रेगुलर तरीका नहीं है कि हाँ यहाँ पे वॉइड मिलेगा उसको फिर उसमें इतना सेंटीमीटर छोड़ के और एक वॉइड, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। वॉइड कहीं भी बन सकता है, वहां पे जाके हाइड्रोजन चिपक जाएगा, रह जाएगा, और जब रह जाएगा तो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्राइड बन गया। क्लियर है? और ये वेरिएबल होते हैं, इनका जो हाइड्रोजन का है, जरूरी नहीं है कि मतलब टाइटेनियम में मान लो एक टाइटेनियम मेटल है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से जुड़ सकता है? हाइड्रोजन जुड़ेगा मान लो, तो x क्या हो सकता है? x 1.5 से लेके 1.8 तक का वैल्यू ले सकता है। मैम इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है, मतलब ये पूछना। इंटरस्टिशियल नहीं, इंटरस्टिशियल का मतलब गैप, एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिशियल कहते हैं। अगर एक मेटल है
एक मेटल है, उसके अंदर वॉइड आ गया, वॉइड वॉइड का मतलब समझते हो ना, Yes, इसमें ma'am. एम्प्टी स्पेस, आप समझते हो, यहाँ पे वॉइड आ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि उस वॉइड के अंदर जाके एयर रह जाएगा, उस वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम के अंदर जाके हाइड्रोजन है। और वॉइड जो होते हैं कोई रेगुलर नहीं है कि एक वॉइड है तो फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा वॉइड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। वॉइड कहीं पे वॉइड बना हुआ है उसके अंदर। मैम तो इन्हीं को ही तो कैटलिस्ट कहते हैं ना क्या बोलते हैं? मैम, जैसे मैम जिनके इंटरनेट मैम जिनका ये जो फिल हो जाता है हाइड्रोजन से वॉइड्स, तो मैम नहीं, तुम जो बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये थोड़ी है, उसका रीजन ये है कि उसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट्स व्हाई कैटलिस्ट है। ये थोड़ी है कि हाइड्रेट बनाता है तो कैटलिस्ट है। उसके पास काफी सारे डी और डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, और डी इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कैटलिस्ट। ये तो हाइड्राइड वाली बात कर रही है। तुम जो बोल रहे हो मैं समझ गई, वो नहीं है जने। यहाँ पे सिंपल हाइड्राइड है, जाके चिपक जाना, वहां पे ये कैटलिस्ट वाली चीज नहीं बोल रही हूँ मैं आपको। कैटलिस्ट का मतलब है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, दैट्स व्हाई कैटलिस्ट है। और उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है, और वहां पे वो इंटरमीडिएट बना सकता है, दैट्स व्हाई दे आर कैटलिस्ट। क्लियर है ना? मैं आपको Yes, फिर भी ma'am. है, मुझे प्रॉपर समझ में अभी तक नहीं आया है पूरा। तुम एक काम करना, तुम लिख के मुझे भेज देना प्रॉपर जो डाउट है, ठीक है? हो जाएगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। पॉज हो रही है बीच में। पॉज हो रही है बीच में? अच्छा, No, अब ma'am, हम it's चलते okay. हैं वाटर। अच्छा, वाटर के बारे में आपको क्या पता है? वाटर के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। आज मैं सीधे आपको लेके चलूंगी वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में आपको दे सकते हैं। इसमें कुछ उस तरीके का रिएक्शन है, वो आप थोड़ा वाटर के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। वाटर के बारे में आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर लेता है विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 96 पिकोमीटर, एंड यहाँ पे मेरा जो एंगल बनता है 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? 2 लोन पेयर होते हैं, और बिकॉज 2 लोन पेयर यहाँ पे होता है, इसका जो शेप है ये वी शेप। अच्छा, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। हाईली पोलर मॉलिक्यूल इसलिए है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जबरदस्त बनता है, इसका डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा हाई डाइपोल मोमेंट का ये होता है, ठीक है? इसका जो डाइपोल मोमेंट जो है हम उसे क्या कहते हैं, दिस इज 1.85 डिवाई, मतलब ये मैम हाई एक और पोलर। बार मैम एक और बार एक्सप्लेन करना डाइपोल मोमेंट से थोड़ा सा पहले। हाँ, नहीं पूरा वाटर मॉलिक्यूल के बारे में आपने तो केमिकल बॉन्डिंग में सारा पढ़ा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के बारे नहीं में। मैम डाइपोल मोमेंट से दोबारा। डाइपोल मोमेंट वाला बोल रहे हो? यस मैम, एक और बार। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर, एंगल आपको पता है क्या होता है, और ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे लोन पेयर रिपल्शन के वजह से एंगल यहाँ पे आता है और वी शेप का बन जाता है। अच्छा, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए बनता है क्योंकि ध्यान रहे अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आते हैं तो वो अपना एक बॉन्ड मोमेंट बनाते हैं ऊपर की तरफ। ये ऐसे जाएगा, अगर आपको प्रॉपर देखना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को प्रॉपर आप भूल रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। इन दोनों में अगर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो ये जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे रहेगा। इन दोनों में अगर देखें तो डाइपोल मोमेंट ऐसे रहेगा, इजंट इट? डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इन दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इन दोनों के लिए भी डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ जा। जब दोनों ही उसके तरफ जा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऊपर की तरफ? यस मैम। ठीक है, इसके
इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ आ गया, इसका और इसका। ठीक है, दूसरा, दो लोन पेयर हैं, इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऐसा है, इस लोन पेयर का, इसको ऑर्बिटल बॉन्ड मोमेंट कहते हैं, लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट है, इसका ऐसा है, दो लोन पेयर है तो ये अपना खिंचाव देता है, ये अपना एक खिंचाव देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव देते हैं ये। ठीक है, अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ये दोनों डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ये है ऊपर की तरफ, ये तो इन पता था। दोनों बॉन्ड मोमेंट का यहाँ पे है, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, ये तो मैम वैसे ये पता था हमें। क्या पूछ रहे थे तुम मुझे? मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा था। हाँ, तो हाईली पोलर मॉलिक्यूल है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो पोलैरिटी है उसके हिसाब से जाएगा, सिमेट्रिकल उसमें चलेगा जाएगा वो। तो अगर हाईली पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत अच्छा होगा इसका। क्लियर है? मुझे लगा तुमको डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ बनेगा और हाईली पोलर मॉलिक्यूल होगा। मैं आपको बता देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें हाई रहती है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई परमिटिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सब कुछ इसमें हाई रहता है, हाई डाइपोल मोमेंट सब कुछ इसमें हाई रहता है। ये बहुत ही एक, तभी इसको एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट माना जाता है वाटर मॉलिक्यूल को। क्लियर है? यस मैम। और क्यों है अगर आपको पूछा जाएगा, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक एक्स्ट्रा जुड़ गया यहाँ पे, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी बॉइलिंग पॉइंट का तो क्या कहना, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर वोलेटिलिटी तो कम होगी। वोलेटिलिटी कम मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम क्योंकि वो कम नहीं हाइड्रोजन होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी कम नहीं होगा, दोनों इनवर्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। यस मैम। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है उसकी वोलेटिलिटी कम होती है। अगर आपको ये डाउट है तो लिख देना, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी दे आर इनवर्स आई मीन रिलेशन, आपका जो प्रॉपर्टीज है दोनों इनवर्स है। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम सीधे चलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। मैंने आपको पढ़ा था केज इसके ऊपर आ सकता है। केज लाइक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, याद करो कि आइस वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है। मैंने बताया था आपको, यस मैम, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, हाँ पढ़ाया था मैंने कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, जब उसे हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो वो क्या करता है, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर है, तो कहीं पे हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर घटने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंस बढ़ता है, मतलब ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मैं फ्रिज में रखती हूँ पानी को, वाटर को, तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक एक वाटर मॉलिक्यूल आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, अगर आपको यहाँ पे है इसलिए बता देती हूँ। आपका इस टॉपिक में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैम ये बनाने को आता है वैसे? हाँ हाँ, दे सकते हैं। मैम ये तो देख के भी नहीं बना पाता मैं। ये क्या है, बीच में एक रखना है, चारों तरफ चार रखना है, क्या है इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे अगर और ऑक्सीजन रख देंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल, चार वाटर मैम ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? क्या बोल रहे हो? वाटर इन सॉलिड स्टेट। हाँ, वाटर इन सॉलिड स्टेट, आइस। ठीक है, जब हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी आपको पूछ सकते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस पूछ सकते हैं,
किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई आई मीन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, रीजन तो वही होगा ना। मैम ये ठीक है? केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस में पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, एक दिखा दो, कम से कम एक स्पेस तो दिखाओगे। कैसे दिखाओगे कि यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है, एक तो दिखाओगे एटलीस्ट। यस मैम। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि one water molecule is associated with how many water molecules for hydrogen bonding? 4 water molecules. क्वेश्चन 1 मार्क में दे सकती हूँ आपको। एक वाटर मॉलिक्यूल किसमें से जुड़ता है? 4 से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए, तो यहाँ पे 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर जुड़ते जुड़ते क्या होता है, यहाँ पे भी गैप बनता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बनता है, और ये जो स्पेस बनता है इसका वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है, मास रिमेनिंग सेम, तो डेंसिटी इसकी घट जाती है। आइस के फॉर्म में डेंसिटी घट जाती है, और डेंसिटी घट जाती है इसीलिए क्या होता है, वाटर के ऊपर आइस जो है वो फ्लोट करता है। दैट इज नोन एज, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो गैप वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, यहाँ पे अगर ये जुड़ेगा ऊपर तो यहाँ पे और एक वैक्यूम बन जाएगा, तो ये जो वैक्यूम बनाता है वॉल्यूम को बढ़ा देता है एक्चुअली। दिस इज नोन एज केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस कहते हैं। वॉल्यूम इंक्रीजेस, मास रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो डेंसिटी डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ हाँ, ठीक है, यू कैन राइट। ये अब आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, अगर नहीं भी पढ़ाऊंगी तब भी आप ये मुझे पता आपको आता है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी